भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूं और आज की बड़ी खबर जिससे आप वाकिफ हैं, किसान नेताओं के साथ बातचीत चल रही है। हम रुक भी करेंगे, अपने जो हमारे सहयोगी हैं जो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, लेकिन जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देते जो हमारे साथ हैं। क्या दूर होगा भ्रम, निकलेगा हल, ये सवाल सबके मन में, और ये जानते सारे लोग इस बात से उत्सुक हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, किसान नेताओं से बातचीत करके कोई हल निकल आए और सब उसके बाद सारी चीज़ें सेटल हो और नए साल में नई शुरुआत होती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे हम तारुफ करा दें। नूपुर शर्मा हमारे साथ हैं जो आज बीजेपी का पक्ष रखेंगी पूरी बातचीत के सिलसिले में। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन जी। विजय सरदाना जी कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, आज एक बार फिर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आमिर हैदर जैदी साहब सीपीआई नेता हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हैदर साहब। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। और अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बातचीत में एक विजुअल्स जो होते हैं टेलीविजन में, या जिसे कहते हैं कि अगर कोई नेता हो बातचीत करने जा रहा हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। अशोक वानखेड़े जी वरिष्ठ पत्रकार, इस बात को अपने पत्रकारिता के जीवन में तमाम बार जिक्र किया होगा। और अगर ये दृश्य मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि आज लंगर का जो खाना था, जो बातचीत करने आए थे नेता, उन्होंने भी चखा। उन्होंने चखा ही नहीं, सिर्फ खाया, और एक संकेत, पॉजिटिव संकेत सा लगा कि नहीं भाई, बातचीत जो है कहीं अच्छे मोड़ पर आ सकती है। हालांकि बहुत कुछ अभी भी जो संकेत है वो बहुत बढ़िया नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ दिखा दृश्य उसको बात करना बहुत ज़रूरी। मैं आऊँगा अशोक वानखेड़े जी के पास भी आऊँगा, और जिक्र जिनका मैं कर रहा था कि बॉडी लैंग्वेज और दृश्य का क्या महत्व होता है। लेकिन नीरज कुमार हमारे साथ ठंड में वहाँ पे मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं। इस समय दिल्ली का पारा बहुत घिरा हुआ है, लेकिन जहाँ पर वो मौजूद हैं उसके अंदर क्या बातचीत हुई, क्या गर्माहट है, वो बताने के लिए नीरज, पहले तो हम आपको बहुत बहुत साधुवाद आपको बहुत वो देना चाहेंगे कि इस ठंड में भी आप बाहर खड़े हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, और जानना चाहेंगे कि क्या कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं जिससे ये कहा जा सके कि नहीं भाई, आज की बातचीत जो हुई है कहीं ना किसी न किसी पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं जहां से लगता है कि समझौता या कुछ बातचीत हल हो सकती है। नीरज कुमार। प्रतीक, देखिए, एक तो ना उम्मीदों के बाद ये उम्मीदों वाली बैठक हो रही है। साल के अंत में हम लोग 2021 में अब एक दिन बाद प्रवेश करने वाले हैं, और 2020 से 2021 का जो फासला है महज एक दिन का बीच में बचा हुआ है। आज देखिए, आपने ठीक कहा कि अब से थोड़ी देर पहले जब लंच ब्रेक हुआ था तब उसमें एक अच्छा जेस्चर सरकार की तरफ से दिया गया कि साथ में लोगों ने लंगर का खाना खाया। अब देखना होगा कि जो प्रस्ताव दिए गए हैं सरकार की तरफ से, तीनों कानून की वापसी की जहां तक बात है प्रतीक, उस पर कोई बात नहीं अभी बनी है, उस पर अधिक बातचीत भी नहीं हुई है, क्योंकि सरकार ने साफ किया कि बाकी 3 मसलों पे बातचीत करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, लिखित गारंटी देने को सरकार तैयार है, लेकिन सरकार ने यह भी कहा है कि आंदोलन की वापसी भी, और बाकी 2 मसले। लेकिन एक बार आपको बाहर की तस्वीरें, माहौल दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं 7वीं बैठक है साल के अंत में, और सभी को उम्मीदें हैं कि अगर आज थोड़ा सा भी गतिरोध टूटे तो 2021 जो नए साल की शुरुआत है वो एक बेहतर पहल से शुरुआत होगी, क्योंकि किसानों, हजारों की संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो उम्मीद सबको है, मीडिया के लोगों को तो खबरें करनी होती हैं, लेकिन यहाँ भी लोग जो मौजूद हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं डेडलॉक टूटे प्रतीक, और डेडलॉक तोड़ना सरकार भी चाहती है, किसान भी चाहते हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। देखना होगा कि जो लंच ब्रेक में हमने तस्वीरें देखी उसका कोई सकारात्मक नतीजा बैठक खत्म होने के बाद निकलता है कि नहीं। लगभग टेलीविजन की अगर बात करें, सिर्फ टेलीविजन की बात करें तो 23-24 बरस का जो इस तरह के जो गतिरोध आते हैं उससे वाबस्ता हूं मैं, ज्यादा तो नहीं, हाँ, लेकिन 23-24 बरस का तो उसमें वाबस्ता हूं। और जो बाहर खड़ा हुआ रिपोर्टर होता है वो ये जरूर सोचता रहता है कि उसको उसकी एक सद्भावना जरूर रहती है कि कहीं ना कहीं बात बने और बात बन के कहीं कोई चीज निकलती नजर आए। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं 1 और 10 के स्केल पर, नीरज, बिल्कुल सीधा सवाल है क्योंकि सारी जानकारियां होती हैं हम लोगों के पास, मतलब सारी से मतलब यह कि जिस पे आकलन कर सकते, तो 1 और 10 के स्केल पे आपको क्या लगता है, सीधा जवाब दीजिएगा कि बात बनेगी या कहीं कुछ गतिरोध अभी भी कायम रहेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है गतिरोध कायम रहेगा प्रतीक। थोड़ी सी
एक कदम लोग आगे बढ़ सकते हैं जरूर, लेकिन गतिरोध कायम रहेगा। मुझे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि आंदोलन खत्म होगा। और दूसरी चीज आपने जो पूछा कि 1 से 10 तक के स्केल में आप कहां देंगे, 1 से 10 तक के स्केल में पहले ही बातचीत का रास्ता आगे बढ़ा है। 7वें दौर की बातचीत 20 दिनों के बाद, यानी जो प्रस्ताव खारिज हुआ था उसके बाद ये मौका आया है, जो उम्मीदों वाली बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है 3 से 4 मैं देना चाहूंगा। अगर कोई भी पहल, एक कदम भी दोनों आगे बढ़ते हैं तो 3 से 4 से ज्यादा मैं दे नहीं सकता इस वक्त। जी नीरज, आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मैं इतना कह सकता हूं, कोरोना का भी समय है और ठंड बहुत ज्यादा है, लिहाजा अपना जरूर और अपने कैमरा पर्सन का जो वीडियो जर्नलिस्ट है उनका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। जो आकलन है वो बहुत साफ है, 3 से 4 के बीच में कोई नंबर है जहां पे आप देना चाहेंगे 10 के आसपास। लगता नहीं ये गतिरोध टूटेगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता नूपुर के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता हैं और क्लियर करना चाहेंगे। नूपुर, कैसे बने बात, ये बात बार बार सामने आ रही है, कल तोड़फोड़ भी हुई और जिसमें आपने कम्युनिकेशन के साधन को देखा कि किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया और बेहद दुखदाई है। अब उसका नुकसान कहाँ पे होगा, वो उसी प्रदेश में ही होगा और आप कहीं ना कहीं अपने तमाम सारी उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां लग रहा है कि चीन जैसे मुल्क जो है उसका फायदा भी उठा लें। तो सवाल ये है कि कैसे बात बने, कहां से बने, क्या सरकार का क्या रुख है, आप बेहतर बता सकती हैं। नूपुर शर्मा। कहना चाहूंगी, नमस्कार सभी को, पैनल पे और दर्शकों को। 2-3 चीज मैं कहना चाहूंगी प्रतीक जी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फार्मर स्टर शुरू हुआ था, किसान आंदोलन, वो महज 3 मुद्दों पे शुरू हुआ था कि एमएसपी की गारंटी ले सरकार लिखित में, दूसरी ये चीज के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं उपज की जगह जमीन पे तो कहीं ट्रांजैक्शन ना होने लगेगा, और सबसे तीसरी बात जो मैं कहूंगी भ्रमित करने वाली बात थी, और एक काफी कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी के ने ये भ्रमित करना शुरू किया था सितंबर के माह में, कि अब इन 3 कानूनों के तहत कोई भी उच्च न्यायालय नहीं जा सकेगा। देखिए, इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो एक मौलिक अधिकार, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एसडीएम के ऑर्डर के खिलाफ कोई भी नागरिक को उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, रिट जुरिसडिक्शन के अंदर जाने से रोक सके। तो ये बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात थी। आप ये 3 मांगे छोड़िए, सरकार ने 5 बारी बातचीत होने के बाद, मैं तो कहूंगी 5.5 6 बारी, पौने 6 बारी, जब ये अलग से राष्ट्रीय गृह मंत्री से भी मिले थे, माननीय अमित शाह जी से, उस बातचीत के बाद 3 क्या 7 ऐसी प्रॉमिसेस पे, 7 ऐसी चीजों पे सरकार खरी उतरी और एक 3 पन्ने का प्रपोजल भी दिया, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने। इनफैक्ट अपनी जो मांगे थी उसको बिल्कुल ही अलट पलट करते हुए कह दिया कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। अब क्यों वापस लिए जाए, या तो इस पे कोई रीजन हो, चलिए ठीक है, किसानों के खिलाफ ये सरकार कुछ नहीं करेगी। शायद जितनी एमएसपी पे उपज की खरीद इस सरकार ने की है, अरे हम क्या, ये तो स्वामीनाथन कमेटी के जो लेखक है स्वामीनाथन जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक अपने ओपिनियन में ही कह दिया था कि इस रेट पे और इतनी सारी उपज की खरीद आज तक किसी सरकार ने नहीं कही एमएसपी के तहत। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आखिरकार परेशानी क्या है। आज मुझे जरूर उम्मीद है कि खुल के बातचीत होगी, जो परेशानी होगी, जो सिलवटें होंगी, उनको बिल्कुल ठीक किया जाएगा और बाहर इसमें कोई सोल्यूशन लेके आया जाएगा। लेकिन मैं अब कुछ और कहना चाहती हूँ। अच्छा जी बोलिए। अब मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ। मैं अपने किसान भाइयों से बात करना चाहती हूँ। मेरा पूरा ननिहाल किसानी का है। मुझे ये एक बात समझ नहीं आती कि इस देश की जमीन को, इस मातृभूमि को अपना माई बाप मानने वाले किसान, जो इससे 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, देश के खिलाफ कभी भी कोई एक्शन नहीं लेते। मेरा एक सीधा सवाल ये है कि ऑप्टिकल फाइबर के स्टॉक्स चाहे वो खरीद लिए किसी प्राइवेट उद्योगपति ने, लेकिन देश के रिसोर्सेस को ऐसे पूरा का पूरा स्टॉक्स को जला देना, देश में ऐसी त्राही मचा देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, हालांकि पंजाब में हो रही है और इसकी जवाबदेही कांग्रेस सरकार के साथ है, इससे किसी का भला होगा क्या? मेरा यही सवाल है, और क्यों किया जा रहा है। राइट। रोहन जी, बिल्कुल आप ही की तरफ मैं आना चाहूंगा, और आप जानते भी हैं क्योंकि आप बेहद जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर नजर भी आएंगे। सवाल यह है कि कैसे, क्या बात हो, अगर आप ये बार बार कहते रहेंगे नहीं तीनों कानून पहले निरस्त करो, तीनों कानून पहले निरस्त करो, फिर बात करेंगे, फिर बात बनेगी, तब तो बात बननी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कुछ सेफगार्ड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी कहा है कि संशोधन होते रहे और पहले भी होते रहे और संशोधन हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं पूरा कानून ही काला है, तो बात तो बनने वाली नहीं। फिर तो आप ऐसे मोड़ पे हैं आप
जहां पे बात बने 2020 जब जा रहा है और 2021 में कुछ वायदे करें, आप भी करें, आप एक बेहतर राजनीति करते हुए नजर आए, निश्चित तौर से आपका इस बात को प्रभाव पड़ेगा। रोहन जी। जी प्रतीक जी, पहले नुपुर जी ने जो बात कही, मैं मानता हूं कि देश की संपत्ति को नहीं नुकसान होना चाहिए और कोई भी संपत्ति हो, अगर नुकसान होता है वो गलत है। पर नुपुर जी, आप देश की संपत्ति की इतना चिंता करती है, जो 40 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, मुझे लगता है उसकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि क्यों उनको शहीद होना पड़ा। प्रतीक जी, आज जो लड़ाई चल रही है वो किसान के अस्तित्व की और मोदी सरकार के अहंकार की लड़ाई है। आप ये समझ पाएंगे, अभी आप नीरज जी से कह रहे थे, बात बिल्कुल सही, इतनी ठंड है दिल्ली में, 2 डिग्री ठंड में नीरज जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा। आप ये समझिए, वो किसान अगर 40 से ज़्यादा दिन से वहाँ पर बैठा है, वो अपनी चॉइस से नहीं बैठा है। अगर मुद्दा सीरियस नहीं होता तो कोई भी आदमी सिर्फ अपनी मजे के लिए वहां पे तो कोई नहीं बैठेगा। 40 जो हमारे किसान है मजे के लिए तो शहीद नहीं होंगे। तो सरकार को समझने की जरूरत है कि जो आप 3 कानून लेके आए हैं, सबसे बड़ी प्रतीक जी, जब कोई चीज खराब होती है, अगर उसके डीएनए में ही खोट हो तो वो खराब होनी है। अगर आपने कंसल्टेशन प्रोसेस के बिना 3 लॉ लेके आए, हमेशा संवाद हमारे देश के लोकतंत्र की एक परंपरा रही है कि संवाद से ही सारे निर्णय लिए गए, पर जो एक आदत है थोप दो और राज करो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी का जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा है। ये बात सिर्फ किसानों की नहीं या सरकार की नहीं है, पूरा देश ये खामियाजा भुगत रहा है। हम नहीं देखना चाहते हैं कि हमारे किसान रोड पे 40 दिन से और शहीद हो, पूरे सबको दुख हो रहा है। पर ये क्यों हो रहा है? जब आप कंसल्टेशन प्रोसेस को कोई चीज हटा दोगे, अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो और मुझे ये बताओगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है ये अहंकार है। अगर किसान बोल रहे हैं, उनकी बातों में तथ्य है। मैं आज आपका एक एग्जाम्पल आज देना चाहूंगा प्रतीक जी। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ 2 करोड़ की धोखाधड़ी हुई है, पूरा न्यूज है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और 2 करोड़ का चेक उसको दिया गया प्राइवेट प्लेयर ने, वो चेक बाउंस हो गया। अब आप बोल रहे हैं कि आप कानून में जा सकते हैं। छोटा सा किसान जो मेहनत से अपनी फसल उगाता है, मुझे बताइए कहां पे जाएगा वो? तो ये जो चीजें रोहन जी, चाहे मंदसौर, रोहन जी चाहे वो मंदसौर की मंडी हो, मंदसौर की मंडी से भी वाकिफ हूं, बिहार और यूपी के भी मंडियों से वाकिफ हूं। पंजाब ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज्यादा किसानों के साथ इंटरैक्शन नहीं किया, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पंजाब का भी दौरा किया है। मैं आ रहा हूं, ऊपर आप ही के पास आ रहा हूं। लेकिन आप अगर इस बात पे अड़े रहे, मंदसौर की मंडी को आप बेहतर जानते हैं मुझसे, मंदसौर की मंडी पे जो ट्रॉलियां खड़ी रहती हैं, और ये नज़ारा यूपी में और बिहार में ट्रॉलियों का खड़ा रहने का है, पूरी ठंड में वो खड़े रहते हैं। और अगर उस चीज से अच्छे दाम पर वो चीजें जा सकती हैं, मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पे बात कर रहा हूं रोहन, मैं बिल्कुल स्टूडियो वाले एंकरिंग पे बात में मूड पे नहीं हूं, तो क्या इसमें अहंकार किसका है? मैं यही जानना चाहता हूं। आप कहते हैं मोदी जी का अहंकार, मोदी जी का अहंकार, और वो बीजेपी कह रही है आपका अहंकार। मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, मैं रीजन बोल रहा हूं, मैं ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, आई विल गिव यू चांस। नूपुर देखिए प्रतीक जी, मैं इतना कहना चाहूंगी, जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, प्रोफेसर आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब आ रहा हूं, मैं अभिजीत जी आ रहा हूं, मैं आऊंगा, राइट सर। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है प्रतीक जी, आप भी जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, ऐसी धोखाधड़ी करके कि भाई हम कर माफ कर देंगे, लेकिन जिस किसान के ऊपर 2.5 लाख का कर है उसको 1.5 रुपए का चेक देके बेइज्जत किया गया। तो अगर आप किसी की अगर आप जवाबदेही बांधना चाहते हैं, तो मेरे सामने ना एनसीआरबी के कुछ डेटा है। अब मैं माफी चाहती हूँ, आपने 40 का आंकड़ा दिया, ये कहीं से भी सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि कुछ मामले ऐसे भी हैं कि कुछ पंजाब के अंदर ही एक्सीडेंट हुए थे, उनमें भी जाने गई हैं। तो ये कह देना कि सब यहाँ सड़क पे शहीद हो गए, माफी चाहती हूँ, ये गलत इल्जाम यहाँ पे नहीं लगना चाहिए। लेकिन एनसीआरबी जो बिल्कुल सही सटीक बताती है, जरा आंकड़े सुन लीजिएगा कि किसानों ने आत्महत्या कैसे करी। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 17,368, आप सुनिएगा आंकड़े। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी 13,754। अभी के बताइए ना। 2016 में जब बीजेपी की सरकार थी, सुन लीजिए मेरी बात, 2016 में जब बीजेपी की सरकार थी 6,720, एंड 2019 में जब बीजेपी की सरकार थी 5,957। अगर ऐसे ही इल्जामबाजी खेलनी है और अगर किसी ना किसी की यहाँ पे लायबिलिटी बांधनी है, तो पिछले बार जब आपकी कर्नाटका में सरकार थी तो महज 4 सालों में 3600 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, सिर्फ कर्नाटका राज्य के अंदर। तो या तो आप ये राजनीति खेल लीजिए या फिर सच में इसका सोल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपके तहत आता है कंप्लीटली संवैधानिक तौर तरीके से। आप लोग इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किसानों की बर्बादी कोई नहीं चाहता, किसानों की मौत हुई कोई नहीं चाहता। मैं रोहन जी आपके पास आऊंगा, रोहन जी, राइट, मैं आऊंगा। आमिर हैदर जैदी साहब
हमारे साथ प्रतीक जी। सीपीआई के हैं। मैं उसके बाद प्रोफेसर अविनाश जी आपके पास आऊंगा। जी आमिर हैदर जैदी साहब, दोनों तरफ से यही बताया जा रहा है कि साहब कहीं ना कहीं अहंकार है, अहंकार है। सवाल यह है कि चाहे 6,000 का 16 में जब चाहे आंकड़े दिए जाए 5,000 कुछ के किसानों के और चाहे 11,000 दिए जाएं, किसान चाहे एक मरे, और अगर आप हम सारे लोग किसान प्रेमी हैं तो एक किसान की भी आत्महत्या पर हमको दुख होना चाहिए और हमको इस बात से लज्जित होना चाहिए। आमिर हैदर जैदी साहब। प्रतीक जी, 2014 के अंदर जब चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो ये कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे और सब कहना चाहिए एमएसपी का किसान की लागत का 1.5 गुना देंगे, संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देंगे। वो वायदा तो चलो ये भूल गए। अब आगे न्यायालय की बात, जो ये बात कर रहे हैं बड़ी प्रैक्टिकल वे में। स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करी क्या? कि ये क्या स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू करी क्या? जो सर, स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर लागू हो जाती तो फिर ये बात ही नहीं होती। मैं बात मुकम्मल कर लूं। संपूर्ण लागत का 1.5 गुना देने की बात की गई थी। वो संपूर्ण लागत का 1.5 गुना किसान मांग रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं। एक व्यापारी को अधिकार है वो अपने प्रोडक्ट को एमआरपी पर बेच सके, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। किसान कह रहा मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए। दूसरे एक चीज़ अभी नुपुर कह रही है बीजेपी की बैठ के, साहब वो न्यायालय जा सकता है। तो ये समझौता होगा किसान के और व्यापारी के बीच में, उद्योगपति के बीच में। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये उसका जवाब दे दें। व्यापारी उसी बैंक से जब बैंक से लोन लेने जाता है तो 50 करोड़ का लोन लेके उसका राइट अप हो जाता है, उसका बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। उसी बैंक से जब किसान लोन लेने जाता है तो 50,000 का लोन अगर वो ले देता तो उसकी जमीन कुड़क हो जाती है। और ये काम एसडीएम करते हैं, किसान की जमीन कुड़क करने का। तो एसडीएम के यहाँ जब किसान अपनी गुहार लेके जाएगा तो एसडीएम कार्यालय उसे कहते हैं जहां जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। किसी भी जिंदा व्यक्ति को कुछ पैसे देके मृत लिखवा दीजिए। ये तो एसडीएम कार्यालय की हालत है। उसके बाद आप इसे कहते हैं कि किसान क्या कर रहे हैं, किसान गुमराह हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी की प्रवक्ता से कि इनका एक किसान विंग है, जो उसके जो नेता हैं उन्हें बिठा के ये बात कर लें कि साहब हम इन्हें तीनों बिल को समर्थन कर रहे हैं, उनसे ही समर्थन ले लें। जो बीजेपी का किसान विंग है वो आंदोलन का एक हिस्सा है। ये नए डिजाइनर किसान बनाएंगे। एक सेमिनार का किसान है, एक किसान वो है जिसके यहाँ गृह मंत्री जाके खाना खाते हैं, एक किसान वो है जो सीमा पे ठंड में ठुठर रहा है। तो किसानों को भी परिभाषित करना पड़ेगा। अब कौन सा किसान बीजेपी का है, कौन सा किसान सेमिनार का है, कौन से किसान के यहाँ गृह मंत्री खाना खाने जाएंगे। ये सारा परिभाषित इसी दौर में हो रहा है। प्रतीक जी, लोकतंत्र किसी किताब का नाम नहीं है या मूर्ति का नाम नहीं है। लोकतंत्र कुमार का वो पार्ट है जो मुस्तकिल चलता रहता है और जिसे मुस्तकिल चलाना पड़ता है। जब संसद गूंगी और बैरी हो जाए तब देश की सड़कें बोलती हैं और देश की सड़कों की जिम्मेदारी ये हो जाती है कि ऑफ कोर्स नुपुर आप रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं बोल दूंगा। नुपुर आप बोलिए जल्दी से, फिर मैं प्रोफेसर अविनाश अवस्थी जी का नाम लिया था मैंने। प्लीज रिप्लाई जल्दी करिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को ये जरूर दिक्कत थी कि मैं भैया पास्ट में क्यों जा रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वाम दल के जो प्रवक्ता बैठे हैं ये उस पास्ट में बैठे हुए हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये वाम दल के जो प्रवक्ता है, आपने जवाब दे दिया, मुझे जवाब देना था आपको। प्रतीक भाई, मुझे जवाब देना था। आपको देना है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है सर। रोहन मुझे मालूम है, रोहन मुझे याद है, रोहन मुझे याद है। ऑफकोर्स आई विल गिव यू टाइम। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, नुपुर जल्दी खत्म करिएगा। नाम है, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। हाँ प्लीज मुझे बोलने दीजिए, आपका नाम नुपुर नहीं है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये जब उस पास्ट में बैठे हैं जब ये 3 बिल पारित ही नहीं हुए थे, या तो भाई साहब ने बिल नहीं पढ़े, क्योंकि बिल में यह साफ लिखा गया है कि जब भी आप फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रजिस्टर होगा, और उसमें जमीन के ऊपर जमीन हुड़कने की जो उन्होंने बात करी कभी हो ही नहीं सकती भाई। किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन जमीन के ऊपर सिर्फ उपज पे होगी। और मैं आपको और बता दूं, जो आप लोन लेने की बात कर रहे हैं, अगर धोखाधड़ी करने की कोशिश भी करी तो प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़िए, उसके ऊपर उद्योगपति को 150% पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। और उसी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए मैं आपको इतना बता दूं तो आप शायद, मेरे हिसाब से तो आप शायद कहीं ना कहीं बजट भी नहीं सुनते,
10,000 एफपीओ उसकी अनाउंसमेंट कर चुकी है प्रोफेसर- सरकार। 5,000 एफपीओ एग्जिस्टेंस पे जो किसान खुद चलाएगा। प्रोफेसर कि कोई भी अविनिजेश ऐसा अवस्थी, कॉन्ट्रैक्ट किसान मैं नहीं बनाता विजय है, सल्दाना के पास आपको जाऊं से नहीं पहले होता प्रोफेसर है। मैं अविनिजेश तीनों अवस्थी लोग के साहब, आपको 3 सवाल पूछूंगा, 3 सवाल के जवाब दे दीजिए आप। ऑफकोर्स रोहन कई सम्मानित लोग बैठे हैं। मैं आ जाऊंगा आपके पास, दीजिए। मैं आ जाऊंगा। ओपन डिबेट ओपन है, डिबेट ओपन कर दूंगा, मैं बिल्कुल ओपन कर दूंगा। रोहन आपका राइट है, आप पूछेंगे जरूर है। प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी एंड देन आई विल मूव टू सल्दाना जी। जी प्रोफेसर। प्रतीक जी, आपका यह शो बहुत लाखों लोग देख रहे होंगे, लोग देखते हैं। रोहन जी, एक ये चेक बाउंस होता है, इसका किसान कानून से क्या लेना देना? चेक बाउंस मैं आपको दूं या आप मुझे दे, चेक बाउंस है तो आप जेल में जाएंगे या मैं जेल में जाऊंगा। इसका किसान के कानून से क्या लेना देना? 2 करोड़ रुपए का चेक है, कोई छोटा किसान नहीं है। 2 करोड़ रुपए का अगर चेक बाउंस होता है तो उसके पास निश्चित रूप से उसकी लड़ाई लड़ने के लिए न्यायालय में है। कानून ऑलरेडी है, कानून ऑलरेडी है। पट्टे खाते में डाल दिया जाता है। ये कौन है भैया? कौन बोल रहा है? अरे कौन बोल रहा है ये? आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, अगर आप किसी का नाम ले रहे हैं, आमिर नहीं, आमिर हैदर जैदी साहब, मैं सर प्रोफेसर गिव मी सेकंड, प्रोफेसर गिव मी अ सेकंड, सर प्रोफेसर गिव मी अ सेकंड, जी देखिए आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब पहले आए थे। आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी ने कहा था आज के बाद मैं टीवी बहस में नहीं आऊंगा, मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि शायद कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको मना कर दिया था। मेरी पार्टी ने कहा कि एंटीबायोटिक देना जरूरी है। पैसा लेकर के हिंदुस्तान की मेरे पार्टी ने कहा, लगाने वाले, मेरे मित्रों ने कहा कि देश के अंदर जो वायरस फैल गया है उसके लिए एंटीबायोटिक जरूरी है। दुश्मन और आमिर हैदर जैदी आप जैसे वायरस के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है। जरूरी है आपका इलाज। आईफोन की फैक्ट्री में आग लगाई बेंगलुरु में एसएफआई के वर्कर्स ने। इतना ही फर्क है आप में, क्योंकि हिंदुस्तान में चाइना से छोड़ ईस्ट करके इंडिया कंपनी की मुखबरी करते थे और आप रिलायंस कंपनी की दलाली करते हो। देश No, this का is very bad. कानून नहीं, देश की जनता आपको पकड़ेगी। अविनिजेश अवस्थी जी का, अविनिजेश अवस्थी जी का, और दोनों का ऑडियो डाउन करेंगे हम। अविनिजेश अवस्थी और आमिर हैदर जैदी साहब दोनों का ऑडियो डाउन करेंगे हम, प्लीज प्लीज। देखिए आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, अगर आप किसी कंपनी का या किसी प्राइवेट फर्म का नाम ले रहे हैं तो उसका प्रवक्ता इस डिबेट में मौजूद होना चाहिए। उस प्रवक्ता उसका इस डिबेट में होना चाहिए। इररिलेवेंट कोई भी बात आप कहेंगे, मैं उसको बिल्कुल लेने को तैयार नहीं हूं, और आप मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मुस्कुराहट पीछे की और आगे की दोनों से वाकिफ हूं मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। 1942 का मैं सवाल पूछ लेता हूं, तब जी मैं 42 का सवाल पूछ लूं आपसे तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं है ना इस समय डिबेट में। अरे आप किसी कंपनी को, मैं आपको मैं बुलाता हूं मेहमान की, नो सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है इन्होंने 42 के लिए, 62 के लिए, 75 में इमरजेंसी का समर्थन करने के लिए। सुन लीजिए, फर्क इतना है, कंपनी वो भी थी, कंपनी ये भी है। कम्युनिस्टों को अगर शर्म नाम की चीज होती तो चीन में जाके बसते ये। आमिर हैदर जैदी साहब, अगर आपको डिबेट में मैं बुलाता हूं तो आप मेहमान हैं, बतौर मेहमान। नहीं आमिर हैदर जैदी साहब, अगर आपको मैं, आमिर हैदर जैदी साहब, पार्टी के लेखक ने क्या लिखा है? आमिर हैदर जैदी साहब, अगर मैं आपको डिबेट में बुलाता हूं तो बतौर मेहमान, और आप हमारे मेहमान हैं, और इस बात से आप वाकिफ हैं, मुझसे भी वाकिफ हैं आप। मैं आपको बुलाता हूं मेहमान के तौर पे, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन किसी कंपनी का अगर आप नाम लेंगे तो पहले आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा, और प्रूव करने के उसको डिबेट में उसका प्रवक्ता मौजूद होना चाहिए। देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। आप फेस करिए ना। प्रोफेसर अविनिजेश अवस्थी, प्लीज रिप्लाई। प्रतीक जी, बड़ी साफ सी बात यह है कि लगातार जो पिछले आंकड़े बताए नूपुर ने, यह देश किसानों की आत्महत्याओं से गुजर रहा था, उसका दंश झेल रहा था। किसानों की आर्थिक स्थिति सही हो, उनको अपने फसल का सही दाम मिले, इस बारे में करना होगा ना कुछ। एमएसपी पर आधारित किसान कितने हैं? सिर्फ 8% मैक्सिमम कुछ प्रदेशों में, बाकी प्रदेशों में, केरल में तो जहां कम्युनिस्टों की सरकार है वहां मंडी है ही नहीं वहां पर, और ये यहां पर बैठ के बोल रहे हैं कि मंडी होनी चाहिए, मंडी जरूर होनी चाहिए। लेकिन ये निश्चित है कि इन कानूनों के आने, इन रिफॉर्म्स के आने के पश्चात किसान की, ये फिर बोल रहे हैं ना कि बीच में, प्रदीप जी कैसे
अब मैं ऐसे किसी जानवर का नाम नहीं लेना चाहता जो बार-बार बीच में बोलता है, मसालों की लेकिन ये एमएसपी बीच-बीच में नहीं बोलने होती, वालों उसकी को क्यों ले मार्केटिंग आते हैं होती आप? है। ये जो सोने सुन की चोरी लीजिए, करके केरल देश के का अंदर पैसा बाहर धान की भेजते हैं, कीमत आतंकवाद में किसान को दी लगाते गई हैं, 700 रुपए इन प्रति सोने के बहुत चोरों गलत बात को, है। आपने सोने दिया के 1800 स्मगलर्स रुपए को आमिर हैदर जैदी साहब क्या बात है आपने नहीं ये? दी। बोलने दीजिए ना, वो सोने लोग नहीं बोले बीच में। झूठ क्यों बोलते आमिर हैदर जैदी साहब, ये क्या दिक्कत है? सरकार सोने की चोरी कर रही थी, आमिर पूरी की हैदर पूरी जैदी साहब। सरकार सोने की स्मगलिंग करती है इनकी, तो पकड़े गए रंगे हाथ ये। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से किसान के घर में चूल्हा जला है गैस का, आज इन कानूनों के पश्चात किसान के घर में वो समृद्धि आने वाली है जिसकी वजह से विपक्षी दल और विदेशी कंपनियां चाइनीज जैसी भारत में अस्थिरता और उसी दुख और गरीबी को रहने देना चाहती हैं। इसलिए देश का किसान व्यापक कह रूप रहे हैं, से जो हमें ऐसी किसान है वो समृद्धि जानता नहीं है कि चाहिए। इन किसानों, इन कानूनों हमारे से, पुराने दिन इन लौटा कानूनों दो। से, और एक फसल के बाद एक फसल आ गई ना, एक फसल का मिल गया तो कोई किसान बैठेगा नहीं। इसलिए ये चलो अगली अच्छा, ये फसल बताओ आने अवस्थी से जी, इस पहले समय ये कौन सी करना फसल चाहते हैं ताकि किसान को काटी भ्रम जा रही है, फैलाएं कौन सी कि फसल बोई मिलेगा जा रही नहीं, मिलेगा हम नहीं। बताते हैं? अभी कोई सामने हमसे नहीं आया पूछिए। इस कानून का, इस आमिर कानून हैदर का जैदी साहब, कोई भी- हमसे पूछिए। कोई भी विपरीत आमिर हैदर जैदी साहब, हमसे पूछिए। काटी जा रही है, और कौन सी बोई जा आशंका रही है। है? हैदर जैदी साहब, इस समय किसान अपनी कौन सी फसल एक बेच रहा है? फसल बिक जान दो किसान की, इन्हीं को मारेगा किसान आकर के, इन्हीं को मारेगा। एक नहीं, नहीं, फसल नहीं, का नहीं, किसान मैं को बता मिल दूंगा। जाए इसी तो तरह से पूरा दाम जिस उसके तरह पास से विजय कहना सरदाना चाहिए, जी, आपने इनके साथ कोई खड़ा होने वाला BSNL नहीं को है। बर्बाद करके विजय सरदाना साहब, एक तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्लियर करिएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्लियर करिएगा 1.5 गुना वाली बात पे, और 1.5 गुना देने की बात पर, और ये स्टैंड जो था, ये जो बार ये बात कही जा रही है कि सरकार जो है भाग रही है, सरकार जो है भाग रही है। ठीक है, सरकार का भी स्टैंड आप क्लियर, जो बात आ रही है वो सामने रखा जाए, किसानों का को प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह भी है कि आप बिजली के मामले पे संशोधन चाहते हैं, और वहां पे वो ओपन एमएसपी चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि नहीं, हमको वहां भी प्रोटेक्शन मिले, हमको बिजली वाले संशोधन पे भी हो, यानी हर तरह से आपको। तो इस मुल्क में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना सर, टैक्स तो मैं भी पे करता हूं, मैं भी तो पूछ सकता हूं कि मेरे ही टैक्स से तो सारी चीजें चल रही हैं, और कौन कौन हिम्मत करके पूछेगा? विजय सरदार, मैं आपके सामने, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और मैं कहूंगा तो मुझे लगता है कि भूचाल ना आ जाए। नहीं बोलिए, आने दीजिए भूचाल। जब इस मुल्क में इस बात पे सवाल ही नहीं उठ रहा है कि हाँ ठीक है, हमें जो मन में आएगा हम पूछेंगे, तो पूछिए सवाल, आप भी पूछिए विजय सरदाना जी। देखिए हर आदमी इस बात को कह रहा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं की थी, यह हर आदमी कह रहा है जी। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि दोनों अपनी अपनी जगह कहां सही है और अपनी अपनी जगह कहां गलत है। मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूं। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने दुनिया देखी थी, वर्ल्ड बैंक में भी काम किया था, भारत में भी किया था, सब जगह किया था, ठीक है। उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी? कभी किसी ने जानने की कोशिश करी? सब नेतागिरी कर रहे हैं कि करो करो करो, लेकिन क्यों नहीं करी, इसका सवाल कभी ढूंढा? अगर आप मेरे से पूछते हैं, मनमोहन सिंह जी सही थे, कारण अब उसका खामियाजा आज किसान उठा रहा है। और अगर ये मनमोहन सिंह जी लागू कर देते 2006-08 में, तब क्यों होगा? मेरे को 1 मिनट दीजिए। आप ये मानते हैं कि दुनिया बस रुक गई है? क्या हमारे किसान हर साल एमएसपी नहीं मांग रहे? हर साल मांगते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, किसान को भी जीना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत दो, लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब आप एमएसपी मांगते हैं, जिस समय एमएसपी की रिपोर्ट आई थी, मैं आपके सामने प्रतीक जी एक आंकड़ा रखता हूं, 2004, 6, 8 की हम बात कर रहे हैं। उस समय मक्के का रेट था 2006 में 540 रुपए क्विंटल। आज मक्के का रेट है 1850, हिंदुस्तान में एमएसपी की बात कर रहा हूं। अगर आज ये मक्का रहता 540, किसान का मक्का लगातार बिक जाता, हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहे होते। दुनिया का बाजार है 11-12 रुपए, हमारा मक्का है 1850। हम 45 लाख टन मक्का एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, हम घट के आ गए 4 लाख टन पे। क्यों? दुनिया कहती है आप इतने महंगे हो गए, हमें आपसे नहीं चाहिए। हम हर साल मक्का बढ़ा रहे हैं, हम नई तकनीक दे रहे हैं किसान को,
लेकिन हमारे देश में उतनी खपत नहीं है और हम बाजार से बाहर हो गए। हमने आरसेप क्यों नहीं साइन किया? हमने इसलिए साइन नहीं किया कि जिस दिन हम साइन करते हमारे किसान बर्बाद हो जाते, क्योंकि हमारे यहाँ चाहे हम उसको किसी की भी गलती Right, sir. माने या हमें सुधार की जरूरत है, हमारे यहाँ दुनिया भर का माल आता, हमारा किसान परेशान हो जाता। राइट सर। हमने किसान को बचाने के लिए 22 ट्रिलियन डॉलर मार्केट का एग्रीमेंट ठुकरा दिया। सर मैं आ रहा हूं, मजबूरी है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि मैं 4 मिनट ओवर निकल चुका। अशोक वानखड़े जी, मैं माफी चाहूंगा सर, आप मेरी बात समझ सकते हैं, सब इस पैनल में सबसे अच्छी तरह से आप और आमिर हैदर जैदी साहब, जब हम लौटेंगे ब्रेक के बाद तो हम आपको एक चीज और बताएंगे। आपने पूछा था कौन सी फसल लगी हुई है, कौन सी काटी जाएगी। आप हमसे पूछे, मैं एक दिन भी गांव में नहीं रुका, ना कभी गांव गया, लेकिन गांव घूमा हूं। मैं आपको पराली, पैरा और भूसे का भी फर्क बताऊंगा। तो तीनों चीजें हैं एक ही, लेकिन कहां फर्क हो जाता है कि पराली में और भूसे में और पैरा में, बताऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटता हूं। भैया जी कहें, मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बगैर किसी वक्त को गवाए मैं सीधे वानखेड़े जी के पास जाना चाहता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बगैर वक्त गवाए। सर आपका पॉइंट, उसके बाद डिबेट ओपन कर दूंगा मैं। वेरी सॉरी कि मैं आपको पहले चंक में नहीं इंक्लूड कर पाया। आई एम रियली वेरी सॉरी। वानखेड़े जी। नहीं प्रतीक, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं और इतने सारे लोग बोल रहे थे। दुर्भाग्य है कि जो लोग किसानों के लिए बोलने आए वो अपने राजनीतिक स्कोर सेटल करने में ज्यादा यहाँ इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। दुर्भाग्य है, ऐसे लोग किसानों के लिए बात करने आते हैं, इनको किसानों का बोलने का कोई अधिकार नहीं। सबसे पहले मैं नुपुर जी की एक बात कहता हूं। नुपुर जी आंकड़ों के साथ खेल रही थी कि 40 किसान नहीं मरे या महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याएं कम हो गई। मैं प्रतीक उसी जिले से आता हूं जहां देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। यवतमाळ जिला है महाराष्ट्र का। बीजेपी सरकार वहां पे थी। ऐसे सैकड़ों केसेस है जहां आत्महत्या होने के बाद वो आत्महत्या रजिस्टर ही नहीं हुई, उसे किसी और रूप में दिया गया क्योंकि आपको आंकड़ा कम रखना था। एक विज्ञापन आया करता था, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी यूपी में, यूपी में क्राइम है, यूपी में है दम क्योंकि क्राइम है कम। और इस विज्ञापन पे पूरा देश ठहाका लगाता था क्योंकि वहां जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो क्राइम कहां से दिखेगा। ऐसी स्थिति कुछ किसानों की है। बार बार यह बात होती है कि 1.5 गुना किसानों के लागत से एमएसपी मिलेगी। प्रश्न यह है कि वो 1.5 गुना जो किसानों की लागत तय कौन करेगा। आज कॉटन का जो आप 1.5 गुना दे रहे हो, कॉटन की आज प्रोडक्शन की कॉस्ट ही 8 से 8.5 हजार रुपए पड़ती है क्विंटल। यदि आपने उसको 7,050 दिया तो वो कोई 1.5 गुना नहीं होता। सर दिक्कत दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो प्रोक्योरमेंट के आंकड़े आते हैं प्रतीक जी, सर स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो दिक्कत है, स्वामीनाथन सर मैं आपको दे रहा हूं, आप ही से बात करूं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप। स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो आप दाम तय करने की बात कहते हैं, उसमें वो कहते हैं जमीन की भी कॉस्ट जोड़िए। तो जिसका जितना प्रोडक्शन होगा, मान लीजिए लेबर प्लस जमीन की कॉस्ट भी स्वामीनाथन रिपोर्ट में जिक्र है, तो जितना जिसकी जमीन प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा वो तय कर लेगा। मैं तो वो भी नहीं कहता, मैं वो भी नहीं कहता। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप जो जिस फॉर्मूले से आप तय कर रहे हैं उसी फॉर्मूले से तय कर लिए, लेकिन इनपुट का कॉस्ट तो ठीक करिए। हमारे सांसद जब यहां पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते समय जब भरते हैं तो अपनी प्लॉट की कीमत दिखाते हैं 2 लाख रुपए, जब उन्होंने खरीदी थी, मैं एग्री करता हूं, और मार्केट कीमत उसकी 20 करोड़ रुपए होती है ना। ऐसे ही किसानों के साथ भी होता है। दूसरी बात, आप बोलते हैं एमएसपी पे खरीदा जाता है, एमएसपी पे खरीदा जाता है, उदाहरण दिया जाता है पंजाब का, उदाहरण दिया जाता है हरियाणा का। मैं पूछता हूं अरहर कितनी खरीदी गई एमएसपी पे? किसान मर गया विदर्भ का। दलहन पे तो बड़ी मुश्किल है, दलहन पे तो कोई आता ही नहीं है, वहां पे तो है ही नहीं बात, मुश्किल यही है। तो प्रश्न ये है कि सरकार के पास प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा नहीं है। सरकार एमएसपी पे बात जरूर करती है लेकिन प्रोक्योरमेंट के पास पैसा नहीं होता, तो सरकार अपना पल्ला झटकने के लिए इसको प्राइवेट मार्केट में, ओपन मार्केट में ला रही है। कल बार अभी नुपुर जी कह रही थी कि भाई कलेक्टर के यहां जा सकते हैं, ये जा सकते हैं। अरे कवा सवाल है, उस एक्ट को ठीक से पढ़िए, उसमें टाइम लिमिट नहीं दी है कि किसान ने कंप्लेंट करने के 1 वीक के अंदर कलेक्टर उसका जवाब दे, उसका निराकरण करे, ये नहीं है उसमें। यदि कलेक्टर उसको 6 महीने तक निलंबित कर सकता है तो 5 एकड़ का जो किसान है, 5 एकड़ जिसके पास जमीन है, जिसका किसी ने माल खरीदा है, वो कितने दिन तक सस्टेन करेगा? वो कोर्ट केस में जाके कितने दिन तक सस्टेन करेगा? लाखों कोर्ट केसेस पेंडिंग है आज के डेट में।
सवाल वो नहीं है। सवाल बेसिकली है, सरकार यदि कहती है कि एमएसपी रहेगी तो इसको कानूनन जामा क्यों नहीं पहनाया जाता? एमएसपी के नीचे खरीदने का मतलब गुनाह मुझे होगा, सरदाना जी इस ये पॉइंट क्यों को नहीं तय बिल्कुल होता? क्लियर किया जाए। यदि मैं ये आऊंगा तय आपके पास, मैं हो, नूपुर ये आऊंगा, तीनों कांग्रेस के पास ही जाना चाहता हूं, लेकिन विजय सरदाना जी जब मैं आपके पास आऊं तो प्लीज इसको क्लियर करिए। एमएसपी को लेकर सरकार कहती है मैं लिखित आश्वासन दे रहा हूं। वानखेड़े जी सवाल पूछते हैं यवतमाल से हैं, और वो यवतमाल का इलाका देखा हुआ है मेरा, और वो सवाल ये है कि वो कहते हैं कि भाई आप ये बताइए कि सूखा वहां पे है, कॉटन है वहां पे, और उसका जो फार्मर है वो तो आत्महत्या कर रहा है, तो ये कैसे प्रोटेक्शन होगा इसका? ये सबसे बड़ी, क्योंकि सीमांत किसान की बात हो ही नहीं रही, जो कि सबसे ज्यादा हाशिए पे है और सबसे ज्यादा उसी की बात होनी चाहिए। नूपुर, मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के पास जाना चाहता हूं, देन आई विल कम टू यू। जो सवाल उठाए हैं वो आप आंसर करिएगा, लेकिन सबसे पहले रोहन, अशोक वानखेड़े जी ने सवाल उठाए उसको आप आंसर कर दीजिएगा। जी रोहन जी। जी प्रतीक जी, मैं आप दो बोलना तीन चाहते हैं? सवालों मैं आ रहा के हूं, नूपुर आ रहा हूं आपके पास। मैं दो तीन सवालों के जवाब देना चाहूंगा। जो अग्निवीर जी Right. ने बात की कि जी उन्होंने कहा कि ये जो चेक बाउंस हुआ उससे ये काले कानूनों से क्या, उसका क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। देखिए, ये काले कानूनों का सबसे बड़ा एक प्रावधान है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए लोगों को ओपन किया गया, ठीक है, उसमें कहीं पे भी एमएसपी को बाध्य नहीं किया गया, नंबर वन। जो अशोक वानखेड़े जी ने कहा कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसकी कोई टाइम लाइन, या छोटा किसान, आप वो अगर आर्टिकल पढ़ेंगे प्रतीक जी, 2 करोड़ के साथ जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है वो केस करेगा, आगे क्या उसको पैसा तो नहीं मिलेगा, लीगल प्रोसीडिंग होगा, उसका समय होगा, कोई टाउन में लोग आगे अपना ऊपर के कोर्ट में भी जा सकते हैं। मुद्दा है कि जब आप हमारे छोटे किसान, जो 85% जो हमारे किसान है वो 2 एकड़ से कम जमीन वाले हैं, अगर आप उनको प्राइवेट सेक्टर के सामने ओपन करते हैं तो उसको कुछ प्रोटेक्शन को दीजिए। उसका प्रोटेक्शन था एमएसपी। आज मंडी है, जो एपीएमसी एक्ट है, वहां पे एमएसपी का एक प्रोटेक्शन है, वहां पे भी कमियां हो सकती है, पर एक बेसिक प्रोटेक्शन तो है। आप एक सिस्टम की जो कमियां हैं उसको हटाने के लिए दूसरा सिस्टम ला रहे हैं जिसमें ज्यादा कमियां हैं। तीसरी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आप होल्डिंग की जो क्वांटिटी हटा देंगे तो छोटे किसान का बाइंग पावर कहां पे रहेगा? आज बड़े जो उद्योगपति है करोड़ों टन के जो गोडाउन बना देंगे, वो किसानों को बोलेंगे कि भाई साहब हम तो इतना दे सकते हैं, आप लीजिए, वो लोग रुक सकते हैं, किसान को तो अपना माल बेचना पड़ेगा। सो मुद्दा यहाँ पे जो किसान अड़े हुए हैं, इस बात के अड़े हुए हैं कि यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा जो आप बताएंगे है वही गलत है। आज किसानों को कोई शौक नहीं है कि 40 दिन तक वहां पे बैठे रहे। बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ मैं कह रही हूं, अगर वो तीनों बिल किसी ने पढ़े होते तो ये आज कोई मुद्दा बनाता ही नहीं, क्योंकि उन कानून में साफ लिखा है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट TSTM विल हैव टू डिसाइड ऑन द डिस्प्यूट विद इन 30 days ऑफ रिसीविंग द कंप्लेंट। माफी चाहती हूं, तीनों कानून पढ़ के बहस करनी चाहिए, क्योंकि तीनों कानून, पुराने कानून में ही 30 दिन का नॉट डिस्प्यूट नुपुर जी, दिस इज नॉट डिस्प्यूट। अरे दिस इज अ फ्रॉड, नहीं कर रही भाई, दिस इज नॉट अ डिस्प्यूट, दिस इज अ फ्रॉड। You please understand नूपुर जी, the difference between dispute and fraud. अगर आप ऐसे नहीं देंगे मुझे समय तो मैं चुप ही बैठ जाती हूँ, मेरा पुतला रख दीजिए। मैं रोहन जी अच्छा बोलिए, आप बोलिए, फालतू में आप बोलिए, मैंने तो इनकी बात का जवाब आप बोलिए नहीं दिया, फालतू में उछल रहे क्योंकि इन्होंने भी कानून नहीं पढ़ा है। आप बोलिए, अपनी भाषा ठीक रखिए और जवाब दीजिए। पहले फ्रॉड और डिस्प्यूट का मीनिंग का डिफरेंस जरूर लीजिए। आई एम सॉरी, मैं आपकी बात का जवाब ही नहीं दे रही। अगर आपको सुनने में परेशानी है तो प्लीज चेक कराइए। मैं उनसे बोल रही हूँ जिन्होंने कहा कि 6 महीने तक लंबित पड़ा रहेगा। आपने नहीं बोला, आपसे पहले जो बोले उन्होंने बोला है 30 दिन के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा। ये तीनों कानून में साफ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो नया प्रपोजल आया है उसमें लिखा है ठीक है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से जुरिसडिक्शन से आप संतुष्ट नहीं है तो आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। लीजिए, ये बात भी आपकी मान ली, लेकिन कोर्ट कितने समय में अपना कौन सा, चाहे मनी सूट हो चाहे वो समरी सूट हो, कितने दिनों में उसको हियर करेगा, इस पे कानून नहीं बनाया जा सकता। इस पे सीपीसी ऑलरेडी है। अगर सीपीसी ना पता हो तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मैं इतना आपको जरूर बता दूंगी। अभी आपने एमएसपी की बात करी, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ अपनी बात। एमएसपी 1.5 गुना इस सरकार ने दी, आपने इतनी ज्यादा नहीं दी। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अब आपने कहा कि कोई सरकार, तेलंगाना सरकार ने तो कल ही अनाउंस कर दिया कि पूरी उपज को कंप्लीटली 100% राज्य सरकार नहीं खरीद सकती एमएसपी के तहत। तो कृपया करके अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये तीनों कानून जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आए हैं, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के कानून है, कृषि कानून है ही नहीं। आप लोग क्यों नहीं राज्य सरकार में एमएसपी को गारंटी करके 100% प्रोक्योरमेंट अंडर एमएसपी आप क्यों नहीं अपने स्टेट कृषि कानून में ला देते? माफी चाहती हूँ वानखेड़े जी, आपने ये जरूर कहा, मैंने तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल नहीं, मैंने कर्नाटक का दिया था, लेकिन बहुत अचंभित किया इस बात ने मुझे। आप ये बात भूल गए 2013 में
नुपुर अजीत पवार ने जी, ये क्या तो कहा था? मैं तो If there ये is मैं no ये कह ही water, नहीं रहा हूँ कि please, इसमें मैं नहीं कांग्रेस बोली। गलत नहीं है। मैं कहीं नहीं बोली। नुपुर मैं जी, प्रतीक कोई मेरी भी बात राज्य complete सरकारें होने हो, दे दीजिए। शुड टेक। मेरी पंजाब बात में complete होने मुख्यमंत्री दीजिए, ने sir. कुछ I am उपज requesting को you. गारंटी I दी am है। requesting you. Sir, I am requesting you. Please. I am requesting you, sir. Please allow me to complete my point. अजीत पवार ने 2013 में कहा था, अगर डैम में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरूं? आप इस तरीके की कैलसनेस और इनसेंसिटिविटी को क्यों नहीं आप मेंशन करते? क्योंकि पानी ना होने से, इरिगेशन ना होने से, सूखा पड़ने से ही तो किसान आत्महत्या कर रहा था। आपने ये मेंशन क्यों नहीं किया 2015 के अंदर, जब लैब बिल का ढोंग रचने के लिए दिल्ली सरकार बैठ गई थी जंतर मंतर पे 22 अप्रैल 2015 में। नुपुर जी किया है वही अजीत पवार जो कह रहा था कि मैं डैम में पानी नहीं तो पेशाब करूं क्या, उसी अजीत पवार के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई, 80 दिन की सरकार बनाई, बिना मेजोरिटी की सरकार बनाई। उसी अजीत पवार के पास, उसी अजीत पवार के खिलाफ अरे मैं पूछना चाह रही हूँ सर, केस रजिस्टर करने के लिए हाईकोर्ट ने बोला, उसी अजीत पवार को आपकी सरकार ने बेल आउट किया। उसी अजीत पवार को क्यों नहीं ईडी अजीत पवार के पास जाता है? आज हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया, हाईकोर्ट ने कहा ईडी को कि आप 107 लोगों पे रजिस्टर करिए, करोड़ों रुपए का केस है। आपका ईडी सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपए में ज्यादा इंटरेस्टेड है, 70,000 करोड़ के स्कैम में इंटरेस्टेड नहीं है। आप सब्जेक्ट मत जाइए। उस अजीत पवार का आप मुझे कह रहे हैं, आपको ये पता है उस अजीत पवार के साथ क्या फडणवीस ने शपथ नहीं ली थी? क्या वो 80 दिन के लिए आप मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या पेशाब करने वाला पानी की जगह पे आप उप मुख्यमंत्री रख सकते हैं? सब हमारे में नंगे हैं। आप मत कहिए सत्ता के लोभ में आपको अजीत पवार की जगह जाता सर है। सारे लोग मैं नुपुर आपको शांत करना चाहता हूँ। आपको हरियाणा में चौटाला भी चाहिए। आप ये मत पूछिए क्यों नहीं पूछते हैं, तब भी पूछा इस्तीफा हो गया था जब उनका नाम आ गया था, इस्तीफा हो गया था, उसके बाद व्हाइट पेपर में उसी सरकार ने उनको बेल आउट किया। मीडिया लगातार उठाते हैं, आपने या तो हमको सुना नहीं है। अजीत पवार पे पहले दिन से सवाल था हमारा, और आज भी पूछते हैं, अजीत पवार को चौड़ा होकर पूछते हैं, लेकिन मात्र अजीत पवार साथ नहीं तो सवाल पूछना, और वो साथ आए तो उसके साथ बैठ के सरकार बनाना, ये दोगली नीति मीडिया नहीं करता, कम से कम मैं नहीं करता। नुपुर जी, अजीत पवार का उदाहरण देने के पहले वो आपने उनके गले लग गए थे, आपकी पार्टी उनको गले लगा के बोल रही थी, इस बात को आप भूल गए। आपको ये सोचना जी चाहिए। मैं शांत करना चाहता हूँ, मैं शांत करना चाहता हूँ दोनों को। अशोक जी, नुपुर जी, अशोक जी, नुपुर जी, वहाँ आपकी सरकार एमएसपी दे पाई? अशोक जी, नुपुर जी, दोनों को मैं शांत करना चाहता हूँ। बात करिए नुपुर जी अजीत पवार की, आप बताइए अजीत पवार के साथ सरकार क्यों बनाई आपने? चलो इसी बात का जवाब दीजिए। क्या पानी के जगह पेशाब करने वाले आदमी के साथ सरकार बना सकते हैं आप? यदि आपने उनके साथ सरकार बनाई है तो सरकार गिरी, नहीं तो वो आज मुख्यमंत्री लगातार रहते और महाराष्ट्र की जनता उनको ढोती की बीजेपी। अशोक जी, नुपुर जी, मैं आ रहा हूँ, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। विजय सरदाना जी, पेरिशेबल अनपेरिशेबल एक फसलें हैं जो खराब होने वाली हैं, और कुछ ऐसी फसलें जो जैसे गेहूं है, धान है, ये रखी जा सकती, प्रिक्योर की जा सकती हैं। उसको भी क्लियर करिएगा, बहुत बड़ी पॉइंट है वो भी। प्रोफेसर, मैं आपका ब्रेक के बाद मैं आप ही से आगाज करूंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं। मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते बगैर किसी वक्त गवाए। प्रोफेसर विजय अवस्थी, मैंने आपका ब्रेक पे जाने से पहले नाम लिया था, अगर सर प्लीज अलाउ मी, अगर मुझे अलाउ करें तो मैं आमिर हैदर जैदी से पूछ के फिर मैं आपके पास आ जाऊं, इफ़ यू अलाउ मी। आमिर हैदर जैदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने बीच में उस समय रोक दिया था। सवाल यह है कि समस्या का हल होना चाहिए किसानों की तरफ से। राजनीति को हमने देख लिया, तमाम सारे बिंदु बिखरे पड़े हैं, लेकिन उनको अगर कहीं से जोड़ के तब समस्या का हल निकल सकता है। तो इस बात पे सिर्फ अड़े रहना कि नहीं तीनों कानून काले हैं, तीनों कानूनों को हटा देना चाहिए, तो ये इससे बात तो नहीं बनने वाली। ठीक, आमिर हैदर जैदी साहब। प्रतीक जी एक बात बता दूं, जब किसान हलाई भरता है ना तो उसे पूरी करके ही घर जाता है। और मेरे मित्र यहाँ रोहित सरदाना और वानखेड़े जी कह रहे हैं जी कि किसान के मुद्दे पर वो लोग बोल रहे हैं जिन्हें जानता ही नहीं है। ये जानते हैं, वानखेड़े जी से मैं कहूंगा कि उस देश के अंदर बात हो रही है जिस देश के अंदर 20 रुपए लीटर पानी पिलाया जाता हो और वानखेड़े जी से पीते हो और किसान को 18 रुपए दे के कह रहे हैं उसका सम्मान हो गया।
सरदारा जी, स्वामीनाथन रिपोर्ट अगर कांग्रेस ने लागू नहीं की थी तो जनता ने उसे रद्द कर दिया और घर बिठा दिया, बेदखल कर दिया सत्ता से। लेकिन जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था गन्ने का समर्थन मूल्य हम बढ़ाएंगे, और 2014 से गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है। ये भी कहा था 15 दिन के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का भाव भी बताइएगा, इंटरनेशनल मार्केट में चीनी का भाव भी बताइएगा और देश में चीनी का भाव भी बताइएगा, दोनों का बताइए। जब आप कहते हैं ना गन्ने का वो भी बता तो वो भी बताइएगा, दोनों चीजें गन्ने बताइए। से सिर्फ चीनी पैदा नहीं होती, शराब भी पैदा होती है, बिजली भी पैदा होती है, मुझे मालूम है मोलासेस होती है, मुझे मालूम है, वो भी पैदा होता है। वानखेड़े सर आ रहा हूं मैं आ रहा हूं सर, वानखेड़े सर आ रहा हूं। दूसरे सुन लीजिए प्रतीक जी सुन लीजिए, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन आपकी मजबूरियां भी मैं समझता हूं। कृषि राज्य का विषय है, लेकिन ट्रेडर कॉमर्स के नाम पर किसानों का गला काटने का काम जो मोदी सरकार ने किया है वो देश जानता है। आप किसानों को कह रहे हैं ये गुमराह हो गए, ये गुमराह किसान हैं, तो गुमराह किसानों से जाके चलो किसान पे बात करते हैं ना। इन्हें पता नहीं हल किसे कहते हैं, पता किसे कहते हैं, और यहां बैठ गए किसानों के ऊपर ज्ञान देने के लिए वानखेड़े जी को पता होना चाहिए जब किसान हलाई भर लेता है तो उसी पूरी करके ही घर जाता है, और किसानों ने हलाई भर दी है अपने हक के लिए, अपना हक मांगने आए देश की राजधानी के अंदर। उनका हक उन्हें मिलना ही चाहिए, संपूर्ण लागत का समर्थन मूल्य उन्हें चाहिए। राइट सर, थैंक यू। मैंने आपका व्यू लिया। आप मेरी मजबूरी का बिल्कुल भी, मेरी मजबूरी की तरफ बिल्कुल भी उल्लेख ना करें और अपनी बहस को आगे बढ़ाएं। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था अगर किसी पे कोई सवाल उठाते हैं तो उसका प्रवक्ता जरूर होना चाहिए। आप मेरी मजबूरी का मत करें, इशारे मैं भी अच्छी तरह से समझता हूं और आपकी बात को बहुत बहुत गहरे समझता हूं। और मैंने आपको बताया कि मैंने कहा पराली को भी समझता हूं, पैरा भी समझता हूं, भूसा भी समझता हूं, गांव में एक दिन भी नहीं रहा हूं, लेकिन गांव की संस्कृति से भली बात वाकिफ हूं। जी नो प्रोफेसर, सर मैं आ रहा हूं सर, आई विल गिव यू चांस प्रोफेसर। कहते हैं तो वो एक दो ही पत्रकार बचे हैं और उनमें से एक आप है। प्रतीक, थैंक यू सो मच सर। वानखेड़े सर कुछ कहना चाहते हैं, देन आई कम टू प्रोफेसर। वानखेड़े साहब कुछ कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं? मेरा दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने मेरे पे अभी टिप्पणी की ये तो मेरे बारे में जानते नहीं या उन्होंने ठीक से सुना नहीं। मेरा बात ये थी कि आप मोदी सरकार ने गला घोट दिया, फला सरकार ने क्या कर दिया, सरकारों में ना पड़े, किसानों की समस्याओं को सामने रखे, ये मैंने कहा था। मैंने कहा था लेफ्ट ने क्या किया और राइट ने क्या किया और किसकी सरकार ने पहले क्या किया और अभी क्या किया, इसमें मैं नहीं जाना चाहता था। नहीं तो जाऊं तो मैं इनको घर भी पहुंचा के आऊं, इनको बताऊं मैं खेती कैसी होती है, कि बच्चा किसान का बेटा हूं। आज मेरे घर में भी खेती है, आप मेरे घर से निकल पाएंगे हम फिर वो बताएंगे। होता है, सुन लीजिए, छोड़ दीजिए इस बात का। मैं किसानों के पक्ष में बात करता हूं, किसानों की बात करता हूं, चार पत्रकारों को गाली देके कि इनको क्या समझ में आता है, राइट की बात करता पानी पिया 18 रुपए का किसने पानी पिया, मैं तो खुद कहता हूं कि किसानों के लिए अन्याय हो रहा है। जब किसान मेरी बात ही है कि किसानों की सुना जाए, तो उसे पूरी करके ही खाना खाता है। किसानों को सुना जाए, ये पता नहीं होगा हल किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं, पाता किसे कहते हैं। आप किसान की बात करते हैं, ये आप आ जाइए मैं दिखाऊंगा। हमारे यहाँ डौरा कहते हैं, उसको नांगर कहते हैं, डौरा कहते हैं, तरस कहते हैं, हमारे मराठी में क्या कहते हैं मैं सब बता दूंगा आपको, सब बता दूंगा। आइए और मैं रोपाई भी करके दिखाऊंगा आपको, मैं मशीन से नहीं, चलते इससे। आप कलम भी चला सकते हैं, कलम भी चला सकते हैं। रोपाई प्लीज मैं रोकना चाहूंगा, दोनों को रोकना चाहूंगा। कलम भी चला सकते हैं, रोपाई भी कर सकते हैं, दोनों। बहुत मैं सीधे प्रोफेसर अवनीश अवस्थी के पास जाना चाहता हूं। सर तमाम बहस है, बिखरे पर टू द पॉइंट आना चाहता हूं, क्योंकि विजय सरदाना जी के पास मैं जाना चाहता हूं। जी अवनीश जी। प्रतीक जी मैं भाऊ से एक बात कहना चाहूंगा। आप क्यों किसी के ऐसे लोगों का जवाब क्यों देते जो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं? आप किस को जवाब देते रहेंगे? आपके बारे में सब जानते हैं कि आपकी कमिटमेंट क्या है पत्रकारिता में, आपकी स्थिति क्या है। आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो चाहते थे कि आप किसान के अलावा इनको जवाब देना शुरू कर दें। ऐसे व्यक्ति जिनकी मजबूरी प्रतीक जी की मजबूरी करें, मैं कह रहा हूं आपकी मजबूरी क्या है चीन से, कि चीन की कंपनियां बाहर हो रही, चीन से कंपनियां बाहर हो रही, तो हिंदुस्तान में कंपनियों को आग लगाओ, आपकी यह मजबूरी है ना। लेकिन यह देश लगाने नहीं देगा, देश ने 2 तक पहुंचाया, 2 से भी बाहर कर देगा। प्रतीक जी बड़ी साफ सी बात है कि
आज कानूनों में सिर्फ आशंकाएं हैं। सरकार उन आशंकाओं को दूर करना चाहती है और दूर करने के लिए संकल्पबद्ध है। कोई वास्तविकता नहीं है, सिर्फ आशंकाएं, सिर्फ भ्रम है कि ऐसा न हो जाए। और सरकार उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और उन तमाम सवालों की, उन आशंकाओं की निर्मूल करने के लिए भी कटिबद्ध है। ये कुछ लोग हैं जो वास्तव में समझौता होने नहीं देना चाहते। आप सब्जेक्ट में न्यूजीलैंड में एक सरकार, अरे आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, क्या आमिर हैदर जैदी साहब, कभी तो आप पूछते कौन सी फसल काटनी है, कभी कहते हैं कौन सा प्रोफेसर है। अरे मैंने बुलाया है, अरे उन्हें बुलाया, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है तो क्या है। अरे कभी तो आप पूछते कौन सी फसल काटनी है, कभी या तो पहले मैं एक लेटर भरवाया करूं कि कौन क्या करता है, फिर उसके बाद मैं बुलाया करूं। अरे भाई मेरे पर विश्वास करिए आमिर हैदर जैदी साहब, आप किसान हैं, मुझे मालूम है, आप गन्ना बोते हैं, आप गन्ने के बड़े किसान हैं। आमिर हैदर जैदी साहब, आमिर हैदर जैदी साहब, आप गन्ने के बहुत बड़े किसान हैं, मुझे मालूम है। आपके पास कितना गन्ना है ये मुझे मालूम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना बार बार मैं पूछूंगा आपसे क्या बड़े किसान है, आप बड़े किसान हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं। बाकी सबको मूर्ख समझते। अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है, अलग अलग बोलने का अधिकार है हर एक को, सुन तो लीजिए। प्रोफेसर अभिजित अवस्थी, प्रोफेसर अभिजित अवस्थी, प्लीज अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए सर। मैं सिर्फ प्रोफेसर अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए। प्रतीक जी, ऑफकोर्स ऊपर आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। रोहन जी आ रहा हूँ, आप चुप मत बैठिएगा। रोहन गुप्ता जी चुप मत बैठिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। प्रोफेसर अभिजित अवस्थी, अगर अब तक इस बात के लिए लगातार चुनाव के समय में और अन्यथा किसानों की दुर्दशाओं पर चर्चा की जाती थी, उन पर चिंता जाहिर की जाती थी, तो इसका मतलब यह था कि मौजूदा व्यवस्था से किसान संतुष्ट नहीं है। अब ये मौजूदा व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। किसान अभी आशंकाओं में है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन कानूनों के तहत हमें ये खतरे न उठाने पड़े। सरकार उन तमाम आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए संकल्पबद्ध है, खुले मन से विचार कर रही है। ये कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में अराजकता आए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि किसान आंदोलन का टावर को तोड़ने से, तार तोड़ने से क्या लिंक है, ये मुझे बता दिया जाए। उस दिन में समझ में आ जाएगा मुझे कि ये किसान आंदोलन के लोग हैं जो टावर तोड़ रहे हैं। सर ये लोग हैं जो कहीं अराजकता है, अगर कहीं टावर आग जलाई जाए, मैं बहुत साफ गोई से बोल रहा हूं, अगर आप टावर जलाते हैं तो अराजकता है। सर ये अराजकता है, इसमें कहीं कोई दो शब्द नहीं, इसका एक ही शब्द है अराजकता। इसके लिए एक ही शब्द बना है, अराजकता। मैं आना चाहता हूं सरदाना साहब आपके पास, और मैं बहुत सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये कहते हैं बिजली संशोधन होना चाहिए बिल में 2020 में, राइट सर। आप ये भी कहते हैं कि जो पर्यावरण बिल आया है पराली को लेकर, उसमें संशोधन होना चाहिए, जो खासतौर से दिल्ली को और हरियाणा और पंजाब पे लिंक्ड है। सवाल सर ये है कि पूरे देश में पर्यावरण का मुद्दा है, और दिल्ली में जो रह रहा है वो क्यों दमे का जो मरीज हो, और क्यों वो बच्चे जो सफरर हो, इस पर कोई सीधे सवाल ही नहीं पूछ सकता सर, सवाल ही नहीं पूछ सकता। क्यों नहीं पूछ सकता? मैं किसान का बेटा हूं, मैं सवाल पूछ सकता हूं, क्यों नहीं? अभी आमिर हैदर जैदी साहब बोल रहे थे, मैं उनसे पूछ लूं कि क्यों नहीं बढ़ा आगे आंदोलन, क्यों नहीं बढ़ा पाया आंदोलन आगे? यूपी में जो हजारों लोग, लाखों मजदूर जो जाते हैं पंजाब के खेतों पे काम करते हैं जाके, वो कौन है सर? वो सीमांत का, उनके पास तो आधा बिस्वा खेती नहीं है सर, और किन हालात में रह रहे हैं वो बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर, वो भी किसान हैं सर। कौन उनके बारे में बोलेगा? नहीं बोलेगा कोई ना सर, जबान में ताले लग जाते हैं सर। अब बोलिए सर, मैं पूछ रहा हूं। जब लॉजिक से ज्यादा राजनीति हावी होती है तो तथ्य पीछे रह जाते हैं। आज इस देश में क्या हो रहा है कि तथ्य की कोई बात नहीं कर रहा, हर आदमी राजनीति कर रहा है। और समस्या यह है कि जितने लोग बोल रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो बिजली के कानून की बात कर रहे हैं, हर आदमी ये कोशिश कर रहा है कि उसमें से, उस बंदर बाट में से मुझे क्या मिल जाए, क्या ये देश खड्डे में चला जाए। मैं एक ही बात बोलता हूं प्रतीक जी, हम सब कोई अमीर घरों से बच्चे नहीं हैं। बचपन में जब भी हम अपने माँ बाप से कोई चीज मांगते थे तो हमें एक ही जवाब मिलता था, बेटा वी कैन नॉट अफोर्ड। मेरे पिताजी ने मुझे यहां तक कह दिया था, मिस्टर सरदाना, मेरे जो पिताजी रेलवे कर्मचारी थे, उन्होंने एक बात कही थी, बेटा अगर तेरे को पढ़ाई करनी है तो अपने दम पे कर, मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं है। जिस दिन तो ट्यूशन मांगेगा मैं समझूंगा तेरी पढ़ाई पूरी होगी, किसी दुकान पे काम करवा दूंगा। यह चुनौती मेरे को पहले दिन मिल गई थी। 10 रुपए की पॉकेट मनी थी जब मैं हॉस्टल में रहा ग्रेजुएशन में। मेरा यह कहना है कि जब तक आप तथ्य नहीं लाओगे,
आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट करते रहोगे। देश में सिर्फ 16,50,000 करोड़ रुपए का पैसा है जो टैक्स पेयर आपको देते हैं। इससे आपको देश चलाना है। कितना बिजली की सब्सिडी देनी है, कितनी खाद में देनी है, कितना फौज को देना है, कितना एजुकेशन में देना है। मैं एक निवेदन करता हूं प्रतीक जी, एक कागज दे दीजिए सारे किसान नेताओं को, और जो कहता है कि इस देश की नीतियां खराब हैं उसको कहिए आप बजट बना के सबमिट कर दीजिए, हम उसी पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या देश के लिए वो सही है। तब जी सर, कॉल आ जाएगी कि देश कैसे। रोहन गुप्ता मैं आपको दे रहा हूं, वक्त बहुत कम है, मैंने अपने तरफ से सारे टाइम काट करके आपको दूं क्योंकि आर पार शुरू होना है। रोहन गुप्ता प्लीज बहुत जल्दी कंक्लूड कर दीजिएगा। बिल्कुल प्रतीक जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा। ये जो तीनों काले कानून है, इसके प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर भाजपा है। ये ऐसी चीज किसानों पे थोप दी गई है जो किसानों ने मांगी नहीं। कंसल्टेशन ऐसा कर देंगे, ऐसा बोलेंगे फिर ये कानून वापस ले और संवाद के बाद में जो किसान जल्दी वाले कंक्लूड करिए। बिल्कुल करना है तो प्राइवेट सेक्टर को आपने किया, वहां पे आप एमएसपी लागू नहीं करना चाह रहे हैं, तो किसान कैसे मानेंगे? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। कर सकते हैं किसानों का। आज अभी मुझे मालूम है बहुत बहस आगे चली जाएगी, लेकिन अभिष देवगन जी का प्रोग्राम आर पार शुरू होना है। आर पार का वक्त आज अभी बस सिर्फ इतना, कल मिलेंगे।